हो गया। हम लोग आज स्टार्ट क्या करना है? लाइट ना, लाइट में रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। वेव शुरू करना था। ध्यान दीजिए, लाइट हम लोग को पढ़ना है कितने नंबर का? 14 नंबर का। यह दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है रे ऑप्टिक्स जो 7 नंबर का है और एक है वेव ऑप्टिक्स, ये भी कितने नंबर का है? 7 नंबर। रे ऑप्टिक्स 7 नंबर के लिए हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना होता है और वेव में 7 नंबर के लिए कितना चैप्टर? 2 चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। और 2 चैप्टर में वेव में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। कितना लॉन्ग क्वेश्चन है? 2 लॉन्ग क्वेश्चन और मात्र 2 ही है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा वेव से और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा रे से। दो लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ जाएगा। ऑप्टिक्स मान के चलना है ना हम लोग को कि हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। ये इसको से एक क्वेश्चन आ जाएगा फिक्स है और इससे एक क्वेश्चन भी आएगा, ये भी फिक्स है। ये हर साल का है, ऐसा नहीं कि कोई एक साल आएगा, हर साल एक इससे आएगा और एक इससे आएगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि वेव में मात्र 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले से आउट रहेगा कि यही वाला आएगा। एक इस बार आएगा, उसको छोड़ देना है। इसको छोड़ कर कौन आएगा? जो नहीं आया है, एकदम फिक्स है, पहले ही से क्वेश्चन आउट है। लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। ये आउट है कि आएगा वही क्वेश्चन, ये भी आउट रहता है कि लाइकन से नहीं बनेगा, पहले से ही टफ है। क्यों आउट रहता है? क्यों? क्योंकि तो इसमें नॉर्मल दिमाग वाला लोगों से जल्दी नहीं बन पाता है, उसको समझ ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करें, उसको बहुत टफ लगेगा। लेकिन हम लोग अब शुरू करेंगे इस चैप्टर को, ध्यान से देखिएगा। तो वेव के लिए कितना चैप्टर पढ़ना है? 2 चैप्टर। जब हम स्टार्ट किए थे ये ऑप्टिक्स, वहाँ पे हम लिखा चुके थे इसका सिलेबस, फिर भी देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण। इसमें दूसरा है प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन। ये लिखवा चुके हैं ना, तरंग प्रकाश में लिखवा चुके हैं। हम लोग को स्टार्ट कौन सा करना है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण। ये दोनों का दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर में मिलेगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। संद्री, जिसको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए इसको। तरंग प्रकाश की हेडिंग 2 चैप्टर। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? पहला चैप्टर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण। ध्यान दीजिए। हो गया? चलिए, आप लोग को पता है कि जो ये सतह है, यह क्या है? सतह है। न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश आएगा और टकरा कर वापस चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? अभिलंब है। यह कोण आई है और यह कोण आर है। प्रकाश यह फिगर बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है? सरल रेखा में चलता है और यह एक कण है। लेकिन हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलता है।
तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। और यह तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए थे? हाइगेंस ने दिए थे। और प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। किस रूप में? तरंग के रूप में, हाइगेंस के अनुसार। लेकिन यह न्यूटन के अनुसार किस रूप में? सरल रेखा में चलता है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 2 नंबर का जाएगा, कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। जब ये प्रकाश तरंग में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, इसके लिए ईथर माध्यम का कल्पना किया गया। किस माध्यम का? ईथर। कि पूरा ब्रह्मांड है ना जो इलास्टिक है, क्या है? इलास्टिक है, और उसमें प्रकाश चलती है। ठीक है कुछ नहीं, सिर्फ कल्पना किया गया है। ठीक है, क्या एक ईथर माध्यम में इलास्टिक के रूप में है, इसी में प्रकाश क्या रहता है? चलता है तरंग के रूप में। यह किसने बताया था? हाइगेंस ने। क्लियर है? बताइए, तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने दिया है। और हाँ आइए, और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। और यह किस माध्यम में कल्पना किए हैं? ईथर माध्यम में कल्पना किए हैं। क्लियर है? अब समझिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखें। ठीक है, ध्यान समझना है। इनका कहना है, हाइगेंस का, कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद समान रूप से कंपन करते हुए एक आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तीसरा है कि प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। उम्मीद है कि कुछ नहीं समझ में आया है ना? कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डिटेल्स में, कैसे कैसे होता है। कहता है कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। चाहे कोई ऐसा स्रोत रहे, लाइट से निकले, मोमबत्ती से निकले, टॉर्च से निकले, मोबाइल वाला टॉर्च से निकले, ललटेन से निकले, मरकरी से निकले, हाइड्रोजन से निकले, कुछ से भी निकले, वह एक स्रोत है। और वह क्या लाएगा? विक्षोभ लाएगा। विक्षोभ कहने का मतलब डिस्टर्बेंस, उससे डिस्टर्बेंस होगा। एक बात बताइए, पानी में छोटा पत्थर फेंकने से डिस्टर्बेंस होगा कि बड़ा पत्थर की? दोनों से डिस्टर्बेंस आएगा। एकदम जस्ट लाइक पानी की तरह समझना है। पानी में हम एक पत्थर फेंके, तब बताइए छोटा फेंके या बड़ा फेंके, उससे क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस आएगा, पानी इधर उधर होगा। अब जब डिस्टर्बेंस आएगा तब दाएं तरफ होगा ज्यादा, दाएं तरफ आएगा कि बाएं तरफ, कि चारों तरफ? चारों तरफ आएगा। अच्छा, दाएं तरफ ज्यादा होगा कि बाएं तरफ? चारों तरफ समान होगा। यही कहता है कि जब पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो एक डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण एक आकृति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसी आकृति का नाम क्या है? अरे समझ में, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। कोई भी स्रोत आ जाए उसको से डिस्टर्बेंस मतलब देखने को मिलेगा, और उस डिस्टर्बेंस के कारण एक आकृति का निर्माण होता है। उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अरे समझ में। और प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। प्रकाशीय तरंगाग्र तरंगाग्र किसके कैसे गमन करता है? लंबवत गमन करता है। कुछ समझ में आ रहा है? 2-3 बार इसको, जब तक ये नहीं क्लास में याद होगा, उतार लेने से कोई कुछ नहीं होने वाला है कि आए तो उतार लिए फिर हम सही समझ जाएंगे। कोई उपाय नहीं है जब तक क्लास में पूरा ध्यान नहीं दीजिएगा। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत कहने का मतलब कोई भी स्रोत हो सकता है, टॉर्च, मोबाइल, जो भी रहता है, वो क्या लाएगा? विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है, उससे डिस्टर्बेंस होगा। उस डिस्टर्बेंस के कारण, विक्षोभ के कारण एक आकृति का निर्माण करेगा। उस आकृति को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं, समान रूप से चारों तरफ कंपन करते हुए। और प्रकाशीय तरंग है जो तरंगाग्र के कैसे गमन करता है? लंबवत गमन करता है। अब तरंगाग्र है जो डिफरेंट अलग अलग तरह से हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे बताते हैं, एक पानी में पत्थर फेंके, उसका अलग आकृति बनेगा। डायरेक्ट मान लीजिए कहीं रोड में गड्ढा है, आप मोटरसाइकिल घुसा दिए,
तो क्या पत्थर फेंके या मोटरसाइकिल घुसा है दोनों का समान बनेगा? नहीं। तुमको टांग के फेंक देगा किसी चीज में तो क्या नाली उली में, तो बताए उसका आकृति अलग बनेगा। यानी अलग अलग चीज का आकृति अलग अलग बनेगा। वही कहता है कौन? हाइगेंस कि प्रत्येक स्रोत तो होता है विक्षोभ का केंद्र बिंदु, लेकिन हर तरह का प्रकाश से अलग अलग होता है। ये कैसे होता है इधर थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए न्यूटन ने कहा कि प्रकाश यहाँ देखिएगा आएगा और टकरा कर जाएगा। यह कोण क्या होता है? आई, और यह कोण आर। यानी परावर्तन के अनुसार कोण आई बराबर कोण आर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यह 5वां 6ठा क्लास के बच्चा भी समझ जाता है कि प्रकाश आया और टकरा कर गया, कोण आई बराबर कोण आर, न्यूटन के अनुसार। लेकिन हाइगेंस कहते हैं कि हाइगेंस के अनुसार कहता है कि प्रकाश यदि बिंदु स्रोत है, प्रकाश एक पॉइंट पर है, तो इस यहाँ पे गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। कैसा बनेगा? गोलाकार। यदि प्रकाश सरल रेखा में जा रहा है, किस रेखा में? सरल रेखा में सीधे जा रहा है, तो यहाँ पे तरंगाग्र बेलनाकार बनेगा। यहाँ पे तरंगाग्र क्या बनेगा? बेलनाकार बनेगा। यदि प्रकाश अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है, उसके कारण प्रकाश समतल तरंगाग्र का निर्माण समतल होगा। यह समतल का फिगर है। आप लोग बुक में कभी कभी ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, समझिए नहीं आया कि क्या है जब तक क्लास नहीं ध्यान दीजिएगा कि ये गोल बना दिया, ये बेलनाकार बना दिया, ये समतल की तरह बना दिया। ये तीनों समझ आ रहा है? यदि प्रकाश बिंदु स्रोत होगा तो तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलाकार बनेगा। यदि प्रकाश सरल रेखा में जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है, तो बेलनाकार बनेगा। यदि प्रकाश अनंत से आ रहा है तो क्या बनेगा? समतल बनेगा। क्या बनेगा? समतल बनेगा। क्लियर है? अब बताइए कि जब प्रकाश आता है सूर्य से तो तीनों में किस फिगर का निर्माण करेगा? अनंत से आ रहा है ना, उसका कोई लिमिट है दूरी का? अनंत से आ रहा है, जैसे अनंत से आएगा तो हम लोग का तरंगा क्या बनेगा? समतल बनेगा। अब हाइगेंस कहता है, जो ध्यान दो, ये कंप्लीट यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाइगेंस कहता है कि ये समतल सतह है। समतल सतह है। प्रकाश अनंत से आ रहा है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। अनंत से आ रहा है, तो यह समतल बनाएगा ना। कई लाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग 2 ही लिए हैं। ठीक है, ये कई लाइन हो सकता है, हम लोग कितना लिए हैं? 2 लाइन। 2 ही लाइन लिए हैं। ये हो गया। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। जब आ रहा है प्रकाश तो पहले धक्का कहाँ मारेगा? ए पर मारेगा कि बी पर मारेगा? ए पर। दोनों पर मारेगा। पहले कहाँ मारेगा? ए पर मारेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ धक्का मारा था तो बी वाला यही ना होगा, तब ना इसको आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। अरे समझ में? देखो इस समतल है, इस समतल प्रकाश आ रहा है, तो जब यहाँ है तो यहाँ है, एकदम समान आ रहा समतल रूप में, तो यहाँ धक्का मार दिया। जब तक ये वाला रेखा यही है ना, इसको आने में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। तब पहले धक्का कहाँ मारा? ए पर, तो यही कोण आई हो गया। क्या हो गया? आई हो गया। यहाँ एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, इस बिंदु पे मारा है, तो बिंदु के कारण कैसा तरंगाग्र? गोलाकार तरंगाग्र बना दिए। अब जो कहता है कि जो प्रकाश है, प्रकाशीय तरंग है, तरंगाग्र के कैसा गमन करता है? लंबवत गमन करता है। तो यहाँ से एक रेखा यहाँ पे खींच दी, लंबवत हो गया। यह जितना है यह आर है। ये क्या है? आर है। यही कोण आई बराबर कोण आर। हाइगेंस ने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे। अरे समझ में? इसीलिए कहते हैं कि जब तक इसमें क्लास में पूरा ध्यान नहीं रहेगा, मान के चलो कि क्वेश्चन आउट है फिर भी नहीं बनेगा। कोई पाया नहीं है जब तक क्लास में सीखिएगा नहीं तब तक। चिट्टा लेके जाएंगे। तुम लोग तेज है ना कि जब आउट रहता है क्वेश्चन वाला का चिट्टा बना लेते हैं, और वही जो चेक करता है वहाँ चिट्टा निकाल लिया तो लगा कि किडनी फेफड़ा सब निकाल लिया, पराने निकाल लिया है। समझ में आया? हाँ, इसीलिए चिट्टा पे कम भरोसा करना है और क्लास में थोड़ा सा सीखना है। ये समझ में आ रहा बात? इसको 2-3 बार और हम सिखाते हैं तब समझ में आएगा। याद करो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा क्या है कि
विक्षोभ के कारण एक निश्चित आकृति का निर्माण होता है जिसे तरंगागर कहते हैं, और प्रकाशीय तरंग तरंगागर के लंबवत गमन करता है। विक्षोभ के कारण किसका निर्माण होता है? और तरंगागर अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे पानी में डायरेक्ट मोटरसाइकिल घुसा दिए तो अलग बनेगा, पत्थर फेंक दिए तो अलग बनेगा, आप चल दिए गड्ढा में तो उसका अलग बनेगा। देखते हैं ना, बचत पैर से मारते भी रहता है तो उसका तरंगा अलग बनेगा। वही सेम कंडीशन है यहाँ कि यदि बिंदु सदृश रहेगा तो कैसा बनेगा? गोलाकार। रेखीय रहेगा तो बेलनाकार। यदि अनंत से आएगा समतल बनेगा। क्लियर है? ये याद हो रहा है? प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का कोई भी स्रोत रहेगा, आपका मोबाइल का टॉर्च रहे, नॉर्मल टॉर्च रहे, या फिर सूर्य का प्रकाश रहे, तारा का प्रकाश रहे, चंद्रमा का प्रकाश रहे, किसी चीज का भी प्रकाश रहे, ललटेन रहे, हेलोजन रहे, मरकरी रहे, कोई भी एक स्रोत ले लो, वह क्या रहेगा? विक्षोभ का केंद्र बिंदु रहेगा, उससे डिस्टर्बेंस होगा। उस डिस्टर्बेंस के कारण, विक्षोभ के कारण कंपन करते हुए समान दिशाओं में एक आकृति का निर्माण करता है जिसे तरंगाग्र कहते हैं। और प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के कैसा गमन करता है? लंबवत गमन करता है। ये क्लियर है? उसके बाद हम लोग तरंगाग्र के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव, तब समझ में आ जाएगा। बताइए, ये लिख सकते हैं? चलिए लिखिएगा। नीचे डैश देके लिखिएगा। तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिया। सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस ने दिया। नीचे डैश लिखिएगा। हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है। हो गया? नीचे कैसे लिखेगा? हाइगेंस ने किस माध्यम का कल्पना किया है? ईथर माध्यम का कल्पना की है। हाइगेंस ने ईथर माध्यम का कल्पना किया है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखें। 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखिए। नीचे डैश तक लिखिएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित इस प्रकार है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित इस प्रकार है। ये नहीं मानेगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत निम्नलिखित इस प्रकार है। देखो, अभी तुरंत सुनेंगे
ये सब क्लास में एकदम डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो घरे खा के डकार भी नहीं मारते हैं ऐसे। हो गया। निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु होता है। दूसरा, होता है। दूसरा, प्रकाश के विक्षोभ के बाद, प्रकाश के विक्षोभ के बाद प्रकाश के विक्षोभ के बाद विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण तरंगाग्र का निर्माण होता है। तरंगाग्र का निर्माण होता है। तरंगाग्र का निर्माण होता है। हो गया। तीसरा लिखिएगा, प्रकाशीय तरंग, प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। एक लास्ट बार देख लीजिए इसको। कहता है कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। समझ में आया? कोई भी प्रकाश का स्रोत रहेगा उससे डिस्टरबेंस होगा। दूसरा कहता है कि विक्षोभ के कारण, उस विक्षोभ जैसे डिस्टरबेंस हुआ उसके कारण एक आकृति का निर्माण होगा। उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। और तीसरा है कि प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के कैसे गमन करता है? लंबवत गमन करता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। आंसर में लिखिएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत। सब लिख पा रहे हैं ना? हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित इस प्रकार है। निम्नलिखित इस प्रकार है। निम्नलिखित इस प्रकार है। हो गया? देखिएगा, जो तरंग सिद्धांत है उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा तो द्वितीयक तरंग सिद्धांत का हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी। देखिएगा, पहला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीयक तरंग सिद्धांत। देखिए, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ के कारण जिस आकृति का निर्माण होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तीसरा है प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। और चौथा है कि तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से
द्वितीयक तरंग का निर्माण होता है या फिर द्वितीयक तरंग के दिशा का निर्माण होता है। समझिएगा, तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग के दिशा का ज्ञात होता है। क्लियर है? यही हम लोग का चौथा पॉइंट से ही द्वितीयक तरंग सिद्धांत को बन जाता है। ऐसे समझ में, तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग के दिशा का ज्ञात होता है। हाँ, डायरेक्शन उसका पता चलता है। किसका ज्ञात होता है? दिशा का ज्ञात होता है। क्लियर है? या फिर दिशा मालूम पड़ता है। चलिए इसको लिखिएगा, कुछ नहीं है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट ऐड हो जाता है उसमें। पहले लिखिएगा, प्रकाशीय स्रोत नहीं, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ एक बार देख लीजिएगा, और ये वेव है। अब दोबारा घर पे जाके अपना वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सर हम सर्च करते तो नहीं है। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, लिंक भेज देंगे। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, प्रकाशीय तरंग विक्षोभ के बाद इंस्टाग्राम पे लेके ना विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए सभी दिशाओं में एक समान रूप से कंपन करते हुए कंपन ऐसे कंपन करते हुए, कहाँ तक लिखे? कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है। एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है जिसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। हो गया। तीसरा, प्रकाशीय तरंग तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। तरंगाग्र के लंबवत गमन करता है। अगला, तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग के दिशा ज्ञात होता है। द्वितीयक तरंग के दिशा ज्ञात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं।
तरंगाग्र क्या है तथा इसके प्रकार को लिखें। तथा इसके प्रकार को लिखें। ध्यान दीजिएगा। देखो तरंगाग्र किसे कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकता है। पहला, गोलाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश है, प्रकाशीय स्रोत क्या है? बिंदु सदृश है। यदि प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है तो किस तरंगाग्र का निर्माण होता है? गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। इस तरह का होता है। आ रहा समझ में? दूसरा, बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है, कैसा हो? रेखीय हो तो बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण करता है। इस तरह से। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। यदि प्रकाशीय स्रोत, नहीं समझ में आ रहा है तुमको? तीसरा है समतल तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत अनंत से आता हो, कहां से? अनंत से आता हो। अनंत से आता हो तो समतल तरंगाग्र का निर्माण करता है। इस तरह का निर्माण करता है। क्लियर है? ये समतल तरंगाग्र है। ये पूरा बात हम किसी से सुनेंगे। द्वितीय तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र, उसका प्रकार। ठीक है, ध्यान दो। प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। याद हो रहा? प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद, प्रकाश का कोई भी स्रोत होगा वो डिस्टर्बेंस लाएगा, उसको हम लोग विक्षोभ कहते हैं। उसके बाद बताइएगा, यहाँ लाइट जलाएंगे तो उधर लाइट ज्यादा जाएगा, किधर ज्यादा जाएगा? इसी को हम लोग तरंगाग्र के रूप में लाएंगे कि प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? दूसरा अगला है कि तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकता है। यदि प्रकाश बिंदु सदृश हो, किसी बिंदु पे प्रकाश हो, तो कैसा तरंगाग्र का निर्माण करेगा? गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण करेगा। यदि प्रकाशीय स्रोत रेखीय हो, इस तरह से जाता हो, तो कैसा निर्माण करेगा? यदि प्रकाशीय स्रोत अनंत से आता हो, तारा के प्रकाश हो सकता है, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, तो कैसा तरंगाग्र का निर्माण होगा? समतल तरंगाग्र का निर्माण होगा। क्लियर है? कोई सुना सकते हैं? हाथ खड़े कीजिए। और आप लोग में इतना पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं ना? सबको समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो एक बार और हम लोग चल लेते हैं। लास्ट टाइम सुन ही लो एक बार।
तरंगाग्र प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकता है। पहला क्या है, यदि प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश है, एकदम बिंदु पर हो, किसी पॉइंट पर हो, तो कैसा तरंगाग्र निर्माण होगा? यदि प्रकाशीय स्रोत रेखीय हो, कैसा हो? तो बेलनाकार। यदि प्रकाशीय स्रोत अनंत से आता हो या अनंत पर स्थित हो, तो कैसा होगा? समतल तरंगाग्र का निर्माण करेगा। क्लियर है ना? लिखिए, जितना हम पढ़ाए हैं इससे 5 ऑब्जेक्टिव देंगे, देखते हैं कितना सीखे आपको। लिखिए, तरंगाग्र क्या है तथा कितने प्रकार, तथा इसके प्रकार को लिखें। क्वेश्चन है, तरंगाग्र क्या है तथा इसके प्रकार को लिखें। यहाँ से कंटिन्यू आप लोग को YouTube पे वीडियो मिलेगा। ज़्यादा तकलीफ होगा अपना घर पे एक बार देख लीजिएगा। किसी को लाएंगे बोलने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग? ऑटोमेटिक होते रहेगा। हाँ हाँ, हायर करके लाएंगे उसको बोलने के लिए स्पेशल कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। पहले लिख तो लीजिए। अरे सीखने से मतलब है, YouTube से क्या लेना देना है आप लोग को? सीख जाइएगा। अगर उसको तकलीफ होगा ऑटोमेटिक YouTube पे आप देख लीजिएगा, वो होते रहेगा, वो रुकने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए डैश देके लिखो तरंगाग्र। प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सब कुछ मेहनत पे डिपेंड होता है, सही डायरेक्शन में। प्रकाशीय स्रोत विक्षोभ के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है। एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है जिसे तरंगाग्र कहते हैं। जिसे तरंगाग्र कहते हैं। नीचे डैश देखिए, तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र डैश तक लिखिएगा। यदि प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है तो
गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, इसके बाद दूसरा लिखिएगा। बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत गाग्र होता है, ग्रग नहीं होता है। सही से लिखिए। हाँ, गाग्र लिखा हुआ है, इतना सारा लिखे हैं तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत सरल रेखा में अर्थात रेखीय हो तो सरल रेखा में अर्थात रेखीय होता है तो रेखीय होता है तो बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे लिखिए। समतल तरंगाग्र। यदि प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है तो यदि प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है तो समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है तो समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। फिगर को उतारिएगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं हम लोग। लिखिए तो क्वेश्चन लिखिएगा। पहला, तारा के प्रकाश के द्वारा तारा के प्रकाश के द्वारा किस तरंगाग्र का निर्माण होगा? किस तरंगाग्र का निर्माण होगा? ट्राई बॉल है। ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन तो सुनना। गोलाकार, बेलनाकार, समतल और डी में सभी। हाँ, बोलना नहीं है, टिक लगाना है। उसके बाद हम हाथ खड़ी करवाएंगे कौन कौन में किधर है। गोलाकार तरंगाग्र बी में है, बेलनाकार सी में है,
समतल, डी में सभी। डी में सभी। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं कि मतलब इजी रहने दें? बढ़ाते हैं, ठीक रहने देते हैं। लिखिए तो। अनंत से आती प्रकाश की किरण, अनंत से आती प्रकाश की किरण आती प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारा जाता है। किरण को उत्तल लेंस है। हाँ उत्तल लेंस से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। कैसे बढ़ जा रहा आप ही लोग बोले ना कि थोड़ा सा हाँ वो भी बना है। उत्तल लेंस से गुजारा जाता है। तो इसके फोकस पर, तो इसके फोकस पर निर्मित तरंगाग्र होगा, इसके फोकस पर निर्मित तरंगाग्र होगा। ऑप्शन सेम है। ए में गोलाकार, बी में बेलनाकार, सी में समतल और डी में सभी। ऑप्शन में कोई कटौती नहीं। चलिए दो ही क्वेश्चन है अभी, बनाइए इसको, दोनों चीज लगाइए। इसको भी बना है, एक बस लगाना। दो क्वेश्चन में ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए था गोलाकार, बी था बेलनाकार, सी था समतल और डी था सभी। ये था ना? चलिए समझ में आ रहा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन में ए कौन कौन बनाए थे? कोई नहीं, इतना तो मूर्ख नहीं होंगे। बी कौन कौन बनाए थे? कोई नहीं। सी कौन कौन बनाए थे? अच्छा लोग, आप लोग सी में हैं। और सभी भी कोई है? जब ये दोनों ना रहेगा तो सभी ना होगा। तो हम लोग का पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल। क्यों? क्योंकि तारा अनंत पर स्थित है, उसका जो प्रकाश से तरंग का निर्माण होगा वह कैसा होगा? समतल होगा। तो पहला का सही आंसर सी। दूसरा बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, अनंत से आती प्रकाश की किरण है। बताइए इसमें क्या होगा आंसर? दूसरा का आंसर क्या होगा? लगाइए बुद्धि। हाँ बुद्धि है। जन्म क्या हो सकता है? चलिए समतल कौन कौन है? अनंत से आ रही है चूंकि। बेलनाकार 50-50 दोनों इधर उधर भाग रहा है ना। किसी को सभी भी लग रहा है और किसी को ये भी लग रहा है। बी और सी में हम लोग, आप लोग ज़्यादा हैं, है ना? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। यही कहते, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिएगा ना, तब समझ में आएगा बात। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। कोई ना कोई तो होबे करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होगा। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से प्रकाश आ रहा है ना, तो यह अपवर्तन के बाद कहाँ टकराएगा जाकर? फोकस पर। तब फोकस पर एक बिंदु सदृश से बनेगा ना। इसके कारण किस तरंगाग्र का निर्माण होगा? गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। अनंत देखता है, बर्दाश्त से नहीं होता है कि समतल ना मारेंगे, एकदम मार ही के आता है, घरे आके पड़ता है कि उत्तरो लेंस लिखल था आगे, अब फोकसो लिखल था, ऐसा घरे आके आ जा करेगा। इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? गोलाकार।
आप देते तो आप समझ रहे हैं? हाँ फिगर बना लीजिएगा नीचे। ऐसा समझ में कि एक बार और नाम करके फोकस होगा नहीं। एक बार और के समझ में आ गया? आ गया कि आ गया ना? जाएगा आदमी। चलिए। बनाए तो लेकिन सीधे आता चलाऊंगी। आप तक दिमाग लगाए थे लेकिन लगाते कैसे मेरे दर्पण में। दर्पण में प्रकाश पार हो जाएगा। तो वही तो। कोई बात नहीं। गलती होती है तो ना सही होती है। मैं अगला क्वेश्चन है। आ दीजिए। लिखे तो एक दीवार में, एक दीवार में हाँ एक दीवार में छोटा गोल छिद्र है। दीवार में एक छोटा गोल छिद्र है। छोटा गोल छिद्र है। इसके सहारे प्रकाश को गुजारा जाता है। इसके सहारे प्रकाश को गुजारा जाता है। बहुत अच्छा। गुजारा जाता है। तो इसके द्वारा निर्मित तरंगाग्र होगा। तो इसके द्वारा निर्मित तरंगाग्र होगा। मार के ठोकले है, नहीं बचे दे रहा है। निर्मित तरंगाग्र होगा। ऑप्शन सेम है। हो गया बना। ये मैं चल गया। उतारिए ऑप्शन। पढ़ो बढ़िया से यार। पढ़ी बना ही लेता तो जल्दी कि का सही बनेगा। क्वेश्चनों के बेइज्जती करके रख देता है। पढ़वे नहीं करता, बन गया। की सारा वो चल तो समझ ही नहीं। आगे जो भी कंपटीशन का एग्जाम देगा ना, हाँ 12th 11th पढ़ ले है, बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। यदि ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है तो लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ हवा नहीं पता, कुछ हवा नहीं सिलेबस लगेगा। बनाइए ना। हाँ सिलेबस बनाइए ना, ये बोल। वो अलग बात है, लेकिन जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं यही सब ऑब्जेक्टिव दे देता है तो लेकिन के लगता है कि ये सब बड़ी हार्ड पूछा है। कुछ हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का कमी रहता है। चलिए क्या बनाए आप लोग? एक ही बार हाथ खड़े कर दीजिए कि हम इसमें बने हैं। बेलना का। बेलनाकार। बेलनाकार को छोड़कर भी कोई किसी में है? गोलाकार में भी है, कुछ कुछ गोलाकार में है, बेलनाकार में है। समतल में होगा। हाँ समतल में भी है, इतना तो मूर्ख नहीं होगा कि समतल में होगा। गाड़ी में भी है। चलो ध्यान देते हैं। एक दीवार है, छोटा छिद्र, छोटा छिद्र है। इधर से हम प्रकाश को गुजारेंगे। इधर से प्रकाश को क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। तब बताइए यह सीधे जाएगा कि मुड़ जाएगा या चारों तरफ फैल जाएगा? सीधे जाएगा। तो जब सब जान ही रहे हैं कि सीधे जाएगा तो रेखीय वाला क्या बताए हैं? बेलनाकार। अरे सीधे जा रहा है ना। एक छोटा सा दीवार है, उसमें देखिए कभी कभी लाइट आता है तो बिल्कुल सीधे आता है, छिद्र से सीधे आता है ना। जब सीधे आ रहा है तो किस तरह का निर्माण कर लेगा? बेलनाकार। क्लियर है? हाँ हाँ बेलनाकार सही है। बेलनाकार। हाँ अभी तुक्का सही लगा तुम लोग का। तुक्का थोड़ी तुक्का मार छोड़ो मारे, टॉर्च के इशारा पर। हाँ टॉर्च के इशारा पे। हाँ तो दीवार में हम लोग छोटा छिद्र से अगर लाइट को गुजारेंगे तो बिल्कुल सीधे जाएगा, मुड़ेगा नहीं। मिल आप लोग किसी को लगता है कि छोटा गोल छिद्र है तो बिंदु बन जाएगा, बिंदु नहीं बनेगा। बिंदु किसी एक पॉइंट पे ही होता है, वो सीधे गुजरेगा। पार हो भी लाया तो हाँ बिंदु कैसे तो जब सीधे गुजरेगा तो किस तरह का निर्माण होगा? बेलनाकार का होगा। क्लियर है? यस। क्लास से तो समझ में आ ही रहा होगा कि जब तक क्लास नहीं करेंगे, ठीक ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक कोई उपाय नहीं है कि तरंगाग्र और 5 नंबर वाला बन जाएगा। कोई उपाय नहीं है, यही इसका बेसिक था। चलिए इतना आप लोग से क्लियर हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? आप लोग इसको बढ़िया से पचा कर आइएगा। ठीक है।